नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चोरी और सीना जोरी ये दोनों चीज़ तभी मुमकिन है जब किसी के पीछे सिस्टम का हाथ हो। अब आज का ही मामला देखिए। आज इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनको वोट के खेल पर सफाई देनी थी। यानी देश को सच बताना था कि ये वोट के पीछे बिहार में कौन सा खेला हो रहा है। लेकिन सच बोलने की जगह या सच्चाई सामने रखने की जगह ये साहब अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता जी एक ही आदमी की घेराबंदी करते रहे, एक ही आदमी पर हमला करते रहे, या इन पर, जी हाँ, इन साहब पर, राहुल गांधी पर। और बोलते बोलते गुप्ता जी एक तरह से धमकी दे गए। उन्होंने कहा 7 दिन का वक्त है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं वोट को लेकर 7 दिन के अंदर एफिडेविट दें, हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे, वरना कोई और विकल्प नहीं है। अंदाजे बयां सुनिए, जरा तेवर देखिए गुप्ता जी के। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अब गुप्ता जी का जो तेवर है, गुप्ता जी का जो लहजा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी को 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि 7 दिन है, अभी भी 7 दिन है, मान जाओ। और शायद इसीलिए आज इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे कोई भी हो, गुप्ता जी हो या वर्मा जी हो या शर्मा जी हो या कुरैशी साहब हो, इस तरह की बात नहीं, इस लहजे में बात नहीं की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस लहजे में बात नहीं करता, इस तरह से टारगेट नहीं करता है, और वो भी विपक्ष को। क्योंकि चुनाव आयोग के लिए क्या सत्ता क्या विपक्ष, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, क्योंकि आयोग दरअसल अंपायर है। और इसीलिए योगेंद्र यादव ने आज बड़ी तल्ख बात कही, बड़ी इमोशनल बात कही। उन्होंने कहा कि 50 साल से मैं इलेक्शन कमीशन देख रहा हूं, ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं देखी। आज चुनाव आयोग ने अपनी बहुत प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस की 80 मिनट के लिए की, और मैं कहूंगा चुनाव आयोग के इतिहास की शायद सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अब दोस्तों, ये हलफनामा का जो मामला है, एफिडेविट जो मांगा जा रहा है मिस्टर राहुल गांधी से, जरा इसकी सच्चाई भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से बेंगलोर की सेंट्रल सीट पर बीजेपी जो हार रही थी बाकी जगहों पर, वो कैसे जीत गई और कैसे बेईमानी करके जीती, वोटों की चोरी करके जीती। और राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला। उनकी टीम 6 महीने लगी रही, वोटर लिस्ट मांगी इलेक्शन कमीशन से, और उसी वोटर लिस्ट का एक एक धागा खोल दिया, सारे सबूत रखे। अब जब ये सबूत रखे तो इलेक्शन कमीशन हिल गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि साहब, ये जो आपने आरोप लगाए हैं मिस्टर गांधी, इसको आप ओथ लेकर, शपथ लेकर, हलफनामे पर, एफिडेविट में आप हमको लिखित में दीजिए। और आगे तुर्रा ये छोड़ा कि अगर हलफनामा गलत साबित हुआ तो फिर कार्रवाई हो सकती है, यानी जेल भी जाना हो सकता है। तो एक तरह से धमकी दी गई राहुल गांधी को कि भाई एफिडेविट लाओ, और गलत होगा तो फिर जेल भी जा सकते हो। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी से एक तरफ एफिडेविट मांगा जा रहा है जो आरोप लगा रहे हैं सबूत के साथ, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं अनुराग ठाकुर, वो भी इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, अनुराग ठाकुर अमित शाह के, आप कह सकते हैं, सबसे खास हैं। अनुराग ठाकुर से गुप्ता जी कोई हलफनामा नहीं मांग रहे। हलफनामा किससे मांगा जा रहा है? राहुल गांधी से। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने सबूत के साथ जो भी आरोप, वोटों की धांधली को लेकर, इलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर, चोरी को लेकर जो भी आरोप लगाए विद एविडेंस, उसका एक भी जवाब गुप्ता जी ने नहीं दिया। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी बार बार सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन पोलिंग सेंटर्स में मतदान देते समय, वोटिंग देते समय घपला हुआ, आप उसकी सीसीटीवी फुटेज हमको दीजिए कि हमें पता लग जाए कि भाई खेल हुआ कैसे।
धांधली जो है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। गुप्ता जी ने कहा कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, और दलील क्या दी, आप खुद चौंक जाएंगे। दलील वो ये दे रहे हैं गुप्ता जी, वो कह रहे हैं साहब अगर सीसीटीवी फुटेज देंगे तो जो हमारी बहुएं, बेटियां, माँ जो लाइन में खड़ी हैं, बहू बेटियां, उनकी तस्वीर आ जाएगी। उनकी तस्वीर आपको मैं कैसे दे दूं? जरा सुनिए और खुद तय करिए कि ये दलील कैसी है मिस्टर गुप्ता जी की। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब दोस्तों यूं तो गुप्ता जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तकरीबन 80 मिनट की थी, लेकिन इसमें दलीलें ऐसे ही थीं जो आपने सीसीटीवी फुटेज की दलील अभी सुनी। हल्की दलीलें थीं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो फोकस था, इसका जो मकसद था, वो राहुल गांधी की घेराबंदी थी। यानी जिस दिन राहुल गांधी वोट अधिकार की यात्रा बिहार से शुरू कर रहे हैं, उसी संडे के दिन, छुट्टी के दिन, गुप्ता जी अपनी खामोशी तोड़ रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, सच्चाई दे रहे हैं, या यूं कहिए घेराबंदी कर रहे हैं नेता विपक्ष की। सवाल इस बात का है कि मोदी का जो सारा सिस्टम है, बिहार की सरकार, बिहार का जिला प्रशासन जिस तरह कदम कदम पे रोड़े लगा रहा है राहुल गांधी की यात्रा पर, उसी तरह से चुनाव आयोग भी एक तरह से मैदान में उतारा गया है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट थी गुप्ता जी की, वो सलीम जावेद ने लिखी। सलीम जावेद मतलब मोदी और शाह से मेरा मतलब है, गुजरात लॉबी ने ये स्क्रिप्ट लिखी है जो पढ़ी गुप्ता जी। अब क्या हकीकत है, क्यों राहुल गांधी की घेराबंदी हो रही? ये जो 17 दिन की तेजस्वी के साथ राहुल गांधी की यात्रा कौन सा गजब ढाने जा रही है कि गुजरात लॉबी हिली हुई? सच्चाई क्या है? गुप्ता जी को मैदान में क्यों उतारा गया? यानी चुनाव आयोग जो अंपायर है वही मैदान में उतर गया बल्ला लेके। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। और आज इसीलिए दो खास मेहमान जो इलेक्शन कमीशन को, कांग्रेस को, बीजेपी को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनको आज न्योता दिया है। हेमंत अत्री साहब होंगे, 20-25 वर्षों से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, तह में हैं पूरी तरह इस पूरे मसले के। उनको सुनिए, उमाकांत जी को सुनिए, टीएन सेशन के ज़माने से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं। इन दोनों एक्सपर्ट को सुनिए, कुछ मेरे सवाल को भी सुनिए, और मुझे लगता है कि एक पिक्चर आपको क्लियर होगी कि गुप्ता जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, और गुजरात लॉबी राहुल गांधी के पीछे अचानक क्यों पड़ गई है। ऐसा क्या है बिहार में कि मोदी और शाह, राहुल और तेजस्वी को बिल्कुल भी मोहलत नहीं देना चाहते। लखेड़ा साहब, आज जिस तरह से ज्ञानेश कुमार, उनको हमने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो और कोशिश कर रहे हो राहुल गांधी को डराने की, उनकी यात्रा को डिस्क्रेडिट करने की। बार बार ये कहना कि माफी मांगिए देश से, ये कहना कि हलफनामा दीजिए, और अगर हलफनामा गलत हुआ तो जेल जा सकते। ये जो एक मैसेजिंग थी, खासकर उस दिन जब राहुल गांधी अपनी इतनी इंपॉर्टेंट यात्रा बिहार में शुरू कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुखिया हैं, राहुल गांधी को अर्दब में लेने की कोशिश कर रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा लग रहा था आपको? नहीं दीपक जी, डराने की कोशिश नहीं, डरा रहे थे। कोशिश तो ये होता है कि बाएं दाएं करके हो रहा था, सीधा थ्रेट कर रहे थे, और उस थ्रेट को बड़े तरीके से उन्होंने कम से कम 6 बार, और एक बार तो उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह 2-3 बार उन्होंने तहस में आकर के कहा कि आप बदनाम कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के मैंने कई प्रवक्ताओं को देखा इस तरह से उलझुल बोलते हुए, गैर जिम्मेदार ढंग से तहस में आते हुए। ये कोई अधिकार नहीं है उनका कि वो इस तरह से तहस में आए। उनको जो भी कहना है, उनके पास सारे तौर तरीके, विनम्रता के तौर तरीके मौजूद है उनके पास। और एक आईएएस की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से बड़े आर्टिकुलेशन से, बड़ी विनम्रता से अपनी बात को कन्वे करनी है, और ऐसा ना लगे कि आप निष्पक्ष नहीं है या आप किसी सत्ताधारी पार्टी के एजेंट हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्समैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह। और आपने सही कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट वो लिख रहे थे। देखिए, पूरा प्रेशर, इलेक्शन कमीशन पूरी प्रेशर में है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाला है 22 तारीख को। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है, अपोजिशन लीडर को डिस्क्रेडिट करना, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक रैली में, देखिए उसकी टाइमिंग देखिए कि वो चाहते तो
ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब 11 साढ़े 11 बजे, संडे का दिन था, और 11 साढ़े 11 बजे खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पहले इंतजार किया कि राहुल गांधी की जो रैली होने दो 1-2 बजे, उसके बाद रैली समापन होने के बाद 1-8 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रखा, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ऐसा लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल पॉलिटिकल थी, एक डिमीन करने के लिए थी, एक धमकाने के लिए थी। और अब राहुल गांधी ने जो मैसेज किया विपक्षी पार्टी की चुनावी रैली में, जो मैसेज किया गया, उसका जो असर है, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको धूमिल करना, इससे ज्यादा, इससे बड़ा मकसद उनका कुछ था नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जी, डिस्क्रेडिट करना था राहुल गांधी की यात्रा को। और एक बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि डराने की कोशिश नहीं बल्कि डरा रहे थे। ये लखेड़ा साहब का कहना है। अत्री साहब, आप 20-22 वर्षों से इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्शन कमिश्नर, उनको आपने कवर किया है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस तरह से बहुत से सवालों का, जो उनसे सवाल पूछे गए, 2-4 पत्रकार वहां निर्भीक भी बैठे थे, उन्होंने भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जो 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 असली आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, उसके जवाब नहीं दिए। बल्कि उन्होंने ये कहा जरूर कि भाई राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, कोई वोट की चोरी नहीं हुई है, मतदान में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन और अब विपक्ष में सीधा सीधा आपको टकराव दिख रहा है, और ये टकराव बिहार के चुनाव में भी दिखेगा हमें, सीधा टकराव, आर पार की लड़ाई हो जैसे? दीपक जी, माफ कीजिएगा, आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 83 मिनट की एक चुनावी रैली थी, जो उनकी भावभंगिमाएं, जो मतलब गुप्ता जी रैली कर रहे थे। जी जी, आज राहुल गांधी और तेजस्वी और लालू यादव की रैली आपने देखी 1 बजे के आसपास सासाराम के अंदर। ठीक उसी समय मोदी जी रैली कर रहे थे दिल्ली में, रोहिणी के अंदर, सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, और उससे जस्ट पहले वो जो हाईवे बना है नया, उस पर रोड शो कर रहे थे। तो वहां तो इमीडिएट लाइव काउंटर तो जो पॉमेरियन मीडिया है वहां पे किया, और जब राहुल की वहां रैली थी तो एग्जैक्टली उसी समय पर मोदी जी रोहिणी में रैली कर रहे थे। और उसके बाद जो राहुल और तेजस्वी और लालू ने जो कुछ कहा, उसको काउंटर करने के लिए मैदान में उतारा गया ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को। और एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी मोदी जी की, हम चाहे उनसे कितना ही मतभेद रखें, जो व्यक्ति की पहचान है, जो प्रतिभाओं की पहचान है मोदी जी को, वो अचूक है। राजीव कुमार का इससे बेहतरीन उत्तराधिकारी वो ढूंढ नहीं सकते थे जो ज्ञानेश गुप्ता को ढूंढा। जितने कुतर्क, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की चुनौती विपक्ष के नेता को डिमीन करने के लिए, बिल्कुल ठीक कहा उमाकांत सर ने, तो वो बिल्कुल एक एक चीज अगर आप देखेंगे, वही मोदी जी वाला स्क्रिप्ट राइटर भी सेम है, वही नाटकीयता है, वही लफाजी है, वही सारे कुतर्क हैं, और किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मोदी जी का यही तो स्टाइल है। और एक चीज मत भूलिएगा दीपक भाई, वो 19 फरवरी को बने थे सीईसी, आज आप 17 अगस्त में हैं, 178 दिन के बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो राहुल गांधी की पीसी वाले दिन कर सकते थे, उससे अगले दिन कर सकते थे, 3 दिन बाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज का दिन चुना। तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट थी बाकायदा, उसको वो प्ले कर रहे थे। और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल, आपने बिल्कुल 100% सही कहा, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे, एक का भी जवाब उन्होंने देने की वो कोशिश भी नहीं की उन्होंने। सिंपल सवाल मैं बताता हूं आपको, 4 जो बेहद साधारण सवाल थे कि साहब क्या जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने उसकी जांच कराएंगे, बिल्कुल साइड स्टेप करने। राहुल गांधी को चुनौती देने लगे, सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी कि साहब SIR जब आपने की तो बिहार में कितने विदेशी नागरिक मिले, नेपाल के, बांग्लादेश के, कोई जवाब नहीं उसका। कहा कि 30 सितंबर को पता लगेगा। अब मरे वो का पता लग गया, जो नाम हटे, जो प्रवास कर गए, उधर पलायन कर गए, उनका नाम पता लग गया, बाकी सबका पता चल गया, विदेशियों का पता नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा कि साहब कितने नाम जुड़े, कहते इसका बात भी 30 सितंबर को पता लगेगी। कटने वालों का पता है, जुड़ने वालों का नहीं पता, तो आप समझ लीजिए। और कुतर्क की प्रकाष्ठा वहां हुई कि साहब बिहार के अंदर इतनी भयंकर मानवीय त्रासदी है, बाढ़ आई हुई है, बारिश का मौसम है, आपने इस समय क्यों कराया? कुतर्क का लेवल देखिएगा। उन्होंने कहा कि 2003 में भी जुलाई अगस्त में ही हुआ था, यानी कि जो गलती तब हुई थी वो आज भी हम करेंगे। सोच के देखिए, जो शायर राजीव कुमार थे, अगर आपको याद हो, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने गलती मानी थी, पहली बार एक गलती मानी थी उन्होंने। जब ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग कम हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे शेड्यूलिंग में गलती हुई, गर्मी ज्यादा थी।
यानी कि शायद राजीव कुमार ने भी माफी मांग ली एक स्टेज पे, लेकिन चूंकि ये नए नए आए हैं और इनको फ्रंट फुट पे बैटिंग करने का मैंडेट दिया गया है, और गजब देखिए, जिस बात पर राहुल गांधी को धमकी और चुनौती दे रहे थे ये, उन्होंने तो केवल एक कंस्टिट्यूंसी का जिक्र किया, महादेवपुरा का। जो अनुराग ठाकुर थे उन्होंने तो 35 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, 6 पार्लियामेंट, उसका डेटा निकाल के दिया, और उस पर इन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और राहुल गांधी पे निरंतर हमलावर है। तो आप समझ सकते हैं कहीं पे निगाहें थी और कहीं पे निशाना था। लेकिन मोदी जी को बिल्कुल परफेक्ट उत्तराधिकारी मिला है, और आपको मानना पड़ेगा कि प्रतिभाओं की पहचान उनसे बेहतर किसी की नहीं है। मैं तो ये मानता हूं, जो नई एनजीओ ढूंढी है मोदी जी ने 3 दिन पहले, जो लाल किले पे बताया, सच्चे भारतीय के तौर पे उन्होंने बताया कि एक नई एनजीओ है, उस अगर मोदी जी का कोई सही उत्तराधिकारी है कुतर्क के मामले में, लफाजी के मामले में, सवालों को साइड स्टेप करने के मामले में, तो मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता से बढ़िया एक आर्टिकुलेशन भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 178वें दिन कर रहे हैं। लखेड़ा साहब, चलिए, जो इलेक्शन कमीशन पे जो बोला इन्होंने कि साहब ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस मोदी जी और अमित शाह के थे, और आज उन्होंने साबित किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाकई ही इज चॉइस नंबर 1 ऑफ मिस्टर मोदी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल हमने देखा जब राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी और जो लोग वहां व्यवस्था कर रहे थे उनको परेशान किया जा रहा था, जिला प्रशासन कदम कदम पे उसमें जो है बैरियर, रोड़े अटका रहा है। आज इलेक्शन कमीशन भी कूद गया राहुल गांधी की यात्रा को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और बीजेपी की तरफ से भी जिस तरह से राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि साहब ये देश को मिसलीड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से ये जो यात्रा है ये एक गेम चेंजर है बिहार में? तेजस्वी की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, आज बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक रिस्पांस भी इसको मिला। क्या राहुल गांधी गेम बाजी पलटने जा रहे हैं और मोदी और शाह या बीजेपी इससे घबराई हुई है और इसलिए राहुल गांधी के पीछे सारा सिस्टम पड़ गया मोदी का? दीपक जी, घबराना एक अलग चीज होती है और रात को नींद उड़ जाना एक अलग बात होती है। घबराना से घबरा करके तो आदमी थोड़ी बहुत घबराहट मन बहला लेगा, लेकिन जब रात भर आप सोए नहीं है, कई दिनों से आपको नींद उड़ी हुई है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी फीडबैक है, ग्राउंड से जो फीडबैक है, वो फीडबैक और जो इंडिपेंडेंट सर्वे भी आपने भी डिस्कस किया पिछले दिनों, सारे चीजें बता रही हैं कि आप सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। और खतरा इनको ये है कि इनको लग रहा है कि बिहार अगर हाथ से खिसका, जो जिसकी पूरी पूरी उम्मीदें लग रही हैं, तो दिल्ली का तख्त जो है ज्यादा दिन बचेगा नहीं, उल्टी गिनती शुरू होगी। और उस उल्टी गिनती के लिए बिहार जैसा पॉलिटिकली जागरूक और सचेत राज्य से अगर डंका बज गया है या बचने वाला है, तो राहुल गांधी ने तो आज शुरुआत की है, ये तो पहले दिन ही घबरा गए। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को वहां 16 दिन रहना है, तो जब पहले दिन ही जिसको कहते हैं ओले पड़ गए हैं, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं, और इलेक्शन कमीशन देखो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया, डिजास्टर मैनेजमेंट में लग गया। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, इसका आज पहले दिन ही शौर दिखाई पड़ गया, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो झटके लगेंगे इनको, वो झटके बड़े जबरदस्त होंगे। और अभी 30 तारीख तक तो राहुल गांधी वही है, जो डेडलाइन है वो राहुल गांधी वही है 30 तारीख तक बिहार में। अभी मुझे लग रहा है कि जो माहौल बनने जा रहा है कि पूरा सफाया हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और सफाये की आहट न केवल ज्ञानेश कुमार को पता लग गई है, बल्कि दिल्ली दरबार भी कांप गया है। और अगर ये कांपे नहीं होते तो राहुल गांधी की रैली को ब्लैकआउट करने के लिए सुबह से विश्वगुरु लगे हुए हैं, उसके बाद ज्ञानेश कुमार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, ताकि लोगों को लगे अरे वो राहुल गांधी की, मोदी जी की रैलियां हो रही है। तो मोदी जी को वैसे पता लग गया, अरे मोदी जी को ये पता लग गया कि 15 अगस्त को लाल किले से उनके भाषण को कितने घरों में देखा गया टीवी ऑन करके, इनको पता लग गया इस बात के। इनके पास तो सारे तंत्र यंत्र मंत्र सब कुछ है, सब पता लग गया इनको। और अभी आज जो सवेरे राहुल गांधी की जो रैली हो रही थी, उस रैली को जो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन हैं देश के, वो मोदी पीएम हाउस को भी पता होगा, 10 गुना ज्यादा था। राहुल गांधी को 10 गुना ज्यादा लोग देख रहे थे,
और मोदी जी को 10 गुना कम लोग देख रहे थे। तो ये अंदाजा लग सकता है, ये जो तीव्रता है, जो डेंसिटी है लोकप्रियता की, उससे ये बहुत घबराए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए अत्री साहब, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को 20-22 साल से लगातार कवर कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कई इलेक्शन कमिश्नर से आपकी बहुत अच्छी मित्रता भी रही, और इस पूरे सिस्टम को बहुत अंदर तक जानते हैं। बहुत कम पत्रकार हैं जो आप जितनी जानकारी रखते हैं इलेक्शन कमीशन की, बहुत कम लोगों के पास है, पत्रकारों के पास। क्या आपको लगता है कि ये जो बिहार में पूरा खेल हो रहा है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, 65 लाख लोग हैं जिनको बता दिया कि साहब कि मर चुके हैं, सिस्टम में ही नहीं है, क्या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा वोटर है, यानी जो गरीब वोटर है, दलित वोटर है, मुस्लिम है, यादव है, जो आरजेडी को वोट करते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो लड़ाई चल रही है राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद भी गड़बड़ हो रही है? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या गड़बड़ हो रही है, या इस बवाल से सुप्रीम कोर्ट उस गड़बड़ को रोक देगा, या गड़बड़ नहीं रुकने वाली? असली सवाल पे मैं आना चाह रहा हूँ। दीपक जी, गड़बड़ की जा चुकी है, उसको केवल छुपाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है। गड़बड़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये सारा एक जरिया है लोगों को कंफ्यूज करने का कि देखो एक्साइज हुई थी, आपका कागज फला पूरा नहीं होगा, आप रिकमेंडेड कैटेगरी में थे, आप नॉट रिकमेंडेड में थे, आपको मृतकों की सूची में दिखा दिया, आपको पलायन वाले में दिखा दिया, यानी कि आप घूमते रहिएगा, कोई जवाब देने वाला नहीं। और इसका एक उदाहरण मिला आज कि आप देखिए, आप आज जो फिगर्स आए हैं उसमें क्या है कि 65 लाख नाम कटे हैं, उसमें से केवल 22 लाख तो मृतक बताए हैं और बाकी सारे पलायन वाले बताए हैं। और जो आज स्वयं ज्ञानेश कुमार ने कहा, मेरे आपके फिगर नहीं, उन्होंने कहा कि अब तक जो आपत्तियां आई हैं कुल मिलाकर के, जो नाम कटने को लेकर के, वो करीब 32,000 के आसपास आई, यानी कि 43 लाख लोगों के नाम कटे हैं और 32,000 आपत्ति आई। तो सोच करके देखिए आप, इसका कई कंपैरिजन है? सीधी सी बात यह है कि पन्ना प्रमुखों के जरिए जो खेल किया जाना था वो गेम किया जा चुका है बाकी स्टेट्स की तरह। ये एक कंफ्यूजन है कि आदमी घूमता रहे कि मेरा किस बात पे कट गया। और इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। आज सीधा सवाल पूछा गया, सीधा, कि कितने लोगों के फार्म के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। बहुत साधारण सवाल है। जब आप ये बता सकते हैं कि 7 करोड़ से ऊपर फार्म आए हैं, तो आप ये भी बताइए ना कि कितने के डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, साइड स्टेप किया कि साहब ये जानकारी हमारे पास नहीं, ये जानकारी बीएलओ और एसडीएम के स्तर पे है, सारी जानकारी आपके पास है और काम का सवाल आपके पास नहीं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि साहब कितने लोग नए जुड़े, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में ही पूछा गया जी। तो कहा कि ये जानकारी भी वहीं पर है, कटने के नाम आपके पास है, जुड़ने के नाम आपके पास नहीं है। तो ये कौन सा चुनाव आयोग क्या एक्सरसाइज कर रहा है? ये वही चीज है, खेल पूरा किया जा चुका है, जैसे महाराष्ट्र में किया था, जैसे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। वो सारा पन्ना प्रमुखों वाला खेल है और ये कंफ्यूजन फैलाने का एक स्मोक स्क्रीन है। मैं इस पर कंप्लीटली कन्विंस्ड हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार वाली बात कही, उसकी डिफेंस देखिए आप क्या है। आज ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा जब आधार की बात है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उनके नाम नहीं आए और वो अपनी ग्रीवेंस में अगर आधार लगाते हैं तो हम कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर कोई नई एप्लीकेशन है, दे विल नॉट कंसीडर इट विद आधार। तो उनकी अपनी दुनिया है, अपने कायदे कानून है और उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। ये हालत खड़ी जी। एक बड़ी बात कही अत्री साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई गड़बड़ हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ कुछ होगी, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर दी। ये बड़ी बात, बड़ा खुलासा अत्री साहब ने किया कि गड़बड़ पहले ही की जा चुकी है। मैं एक सवाल और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा लखेड़ा साहब, अगर ये यात्रा आज जिस तरह से हमने पब्लिक का रिस्पांस देखा, और आपने भी कहा कि 10 गुना ज्यादा व्यूअरशिप थी राहुल गांधी की मोदी जी से आज की जो रैली थी, अगर ये यात्रा कामयाबी की तरफ बढ़ती, क्योंकि अभी तो 17 दिन है, धीरे धीरे अगर ये कामयाबी की तरफ बढ़ती है और ये पूरा बिहार के मिजाज को बदल देती है राहुल और तेजस्वी की यात्रा, क्या इस यात्रा को किसी साजिश षड्यंत्र के तहत आगे रोका भी जा सकता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि इसका इज द लिमिट जी। आसमान जितना लिमिट है, वो कुछ भी ये लोग करने के लिए ये किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। ये इनका ये डू एंड डाई है।
ये राहुल गांधी की रैली में व्यवधान पैदा करना, कोई भीतर से कोई कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई डिस्ट्रप्शन, कोई दंगा फसाद कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ये खुला विकल्प खुला हुआ है इनके। नहीं लखेड़ा साहब, आपने एक बड़ी बात करी, आपने कहा स्काई इज द लिमिट, कुछ भी मुमकिन है। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि करो और मरो की स्थिति मोदी और अमित शाह के लिए, यानी डू और डाई बैटल है बिहार। ये डू और डाई बैटल क्यों है? दीपक जी, तोते में प्राण होता है ना, तोते की जान में प्राण बसा हुआ है। बिहार तोता है, राजा का तोता है बिहार, और अगर तोते के प्राण पखेरु उड़ गए, राजा की गद्दी गई। देखिए, एक शुरुआत है, एक सिलसिला है। अगर तूफान बिहार से उठेगा तो दिल्ली बचेगा नहीं। मैं आपको बोल सकता हूँ, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि देखिए, लोगों को ये पता लग जाएगा कि मोदी सरकार के खिलाफ इसलिए हारे। अब देखिए, उसके बाद ब्लेम गेम शुरू होगा कि साहब हम तो आपकी वजह से हारे, क्योंकि देखिए जो एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है, डबल एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है। जो नीतीश कुमार से नाराज है वो तो है ही, वो सब तो नाराज होते। आप लोगों को चांद तारे भी उठा के ले आए, तब भी लोग 20 साल में नाराज हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। लेकिन जो असली एंटी इनकन्वेंसी है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है, वो है मोदी की नीतियां, मोदी की पॉलिसीज, मोदी की आर्थिक नीतियां, मोदी की जीएसटी, मोदी की किसान विरोधी नीतियां, मोदी की विदेश नीतियां, मोदी का ट्रम्प, मोदी का स्वीपिंग। ये जो चीजें हुई है, बिहार का लोग अखबार बहुत पढ़ते हैं और शाम को रोटी पानी भले घर में ना हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल बौद्धिक तौर पर बिहार के लोग बहुत जागरूक है। वो पूरा खेला समझते हैं कि ये मोदी जी, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये आसान से जीतने की लड़ाई नहीं है। ये आसान से जीत इतनी आसान नहीं है मोदी जी के लिए, चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी तिकड़म कर ले, ऐसा मुझे लगता है जी। बिहार की जो सत्ता है, एनडीए की सत्ता जो है, वो तोते में जैसे प्राण है, वो सत्ता से तुलना करी है लखेड़ा साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर बिहार गया तो राजा जो है उसके लिए कुछ भी हो सकता है, यानी करो और मरो की स्थिति, हर कीमत पर बिहार को जीतना है, ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं। अगर बिहार हाथ से निकला मिस्टर मोदी के, तो धीरे धीरे दिल्ली दरबार भी हाथ से निकल सकता है, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि अल्पमत में सरकार है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे अफरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये जो 17 दिन हैं, ये बहुत निर्णायक होने जा रहे हैं? तेजस्वी और राहुल गांधी के जो 17 दिन है यात्रा के, क्या वाकई बैकफुट पर बीजेपी है? क्या बीजेपी की दाल पतली है? नीतीश कुमार और मोदी की दाल वाकई पतली है बिहार में, और हार भी सकती है बीजेपी? दीपक जी, आज की तारीख में हार नहीं सकती। आज की तारीख में वो हारे हुए हैं, और इसीलिए ये डेस्परेशन दिख रहा है आपको कि डिस्पाइट ऑल आउट एफर्ट्स, इसीलिए ज्ञानेश गुप्ता अवतरित हुए हैं जी। उनको मैदान में उतारा गया है कि राहुल गांधी पर फुल थ्रॉटल उनको छोड़ दिया गया। कमाल देखिए कि जो अपना अनुराग ठाकुर थे, उनका जिक्र नहीं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं, उनसे देश से माफी मांगनी कोई बात नहीं, केवल और केवल राहुल गांधी टारगेट पर। और आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनकी केमिस्ट्री देखेंगे, आज यादव परिवार की, लालू यादव परिवार की और कांग्रेस की, 2 दिन से अंबानी के चैनलों पर, अडानी के चैनलों पर क्या चल रहा है कि गठबंधन में दरार है, मुख्यमंत्री को लेकर के ये है, उसमें राहुल और तेजस्वी में ये है। आज आपने वो केमिस्ट्री देखी होगी, कांग्रेस का सारा प्रचार सामग्री देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे, किस तरीके से लालू गले मिल रहे हैं। हर फ्रेम के अंदर तेजस्वी और राहुल है, हर फ्रेम के अंदर लालू है, और जो बॉन्डिंग आज वहां पे दिखी, उससे बिल्कुल एक साफ है कि कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं। और दूसरी चीज देखिए, वहां तेजस्वी सीनियर पार्टनर है कहने को, क्योंकि रीजनल पार्टी, उसके बावजूद भी उन्होंने राहुल गांधी को बड़ा भाई और खड़गे साहब को अभिभावक कहा। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये जो भाषा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यही कनेक्ट करती है वोटर के साथ, जो क्लैरिटी का बड़ी बात कही अत्री साहब ने। उन्होंने कहा कि जबकि तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बिहार में छोटी पार्टी है, लेकिन आज इन सारी चीजों को दूर करते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बड़ा भाई कहा, पूरा सम्मान दिया खड़गे को, कांग्रेस को पूरा सम्मान दिया, और कुल मिलाकर जिस तरह की मेजबानी की है कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी ने, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और राहुल गांधी की इस यात्रा का एक मकसद ये भी है कि जो महागठबंधन है उसके काडर को, उसके स्ट्रक्चर को एकजुट करना,
इन 17 दिनों में, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनाव है वो बदल सकता है। बड़ी बात जो दो एक्सपर्ट्स से हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं इन दोनों की बातों से दोस्तों, वो ये है कि ज्ञानेश कुमार को कहीं ना कहीं जो उतारा गया आज मैदान में, और जिस तरह से उनकी आज एक जो स्क्रिप्ट थी वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट थी, उसका मकसद सिर्फ एक है कि राहुल गांधी को किसी तरह से डिस्क्रेडिट करना, उनकी साख पर बट्टा लगाना, ये कहना कि राहुल गांधी जो वोट की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वो गुमराह कर रहे हैं, वो माफी देश से मांगे, और माफी अगर नहीं मांगते हैं तो हलफनामा दें, और गलत हलफनामा देंगे तो जेल जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन सफाई देने की जगह घेराबंदी करता रहा राहुल गांधी की। इसे शूटिंग का मैसेंजर भी अंग्रेजी में कहते हैं। लखेड़ा साहब आप आए, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी आए अत्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।